विमला नाम की औरत अपनी 1 साल की बच्ची मीनू के साथ रहती थी। विमला की शादी को कुछ ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। जब वो पेट से थी तभी उसके पति का देहांत हो गया था। विमला का पति ट्रेन में नमकीन बेचा करता था। अब विमला के घर में उसके अलावा और कोई कमाने वाला नहीं था, इसीलिए विमला मजबूरी में अपनी बेटी को साथ लेकर ट्रेन में संतरे बेचने लगी। संतरे ले लो संतरे, मीठे मीठे संतरे, नागपुर के संतरे। विमला ट्रेन में आवाज लगाती जा रही थी। ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन विमला अपनी बच्ची का ध्यान रखते हुए आवाज लगाते लगाते जा रही थी। तभी बंसी नाम का एक आदमी विमला को बुलाता है। अरे ओ संतरे वाली, जरा यहाँ तो आओ। संतरे कैसे दिए बताओ। 80 रुपए के 1 डजन दिए साहब। बहुत ही मीठे संतरे हैं, चाहे तो एक बार खाकर देखो फिर लेना। वो सब तो ठीक है, लेकिन इतने महंगे संतरे? तुम कुछ भी दाम बता रही हो। 50 में 1 डजन लगा दो तो 2 डजन लूंगा। साहब 50 रुपए में आपको दूंगी तो मुझे क्या बचेगा? 50 रुपए तो मेरी खरीदी भी नहीं है। ठीक है, तो 1 ही डजन दे दो। विमला उस आदमी को संतरे देकर आगे चली जाती है। आगे चलते चलते बहुत सारे लोग विमला को संतरे खरीदने के लिए आवाज लगाते हैं, लेकिन कोई 20 रुपए तो कोई 30 रुपए में ही विमला से संतरे मांगते हैं। कुछ देर बाद रेशमा नाम की औरत विमला को रोकती है और विमला से, अरे ओ संतरे वाली, कितने के दिए 1 डजन संतरे? 80 रुपए के दिए मैडम जी। क्या 80 रुपए? इतने महंगे? इतना दाम तो कहीं नहीं सुना मैंने। अगर इतने महंगे तुम संतरे बेचोगी तो ट्रेन का वक्त खत्म होने तक भी तुम्हारे संतरे कोई नहीं खरीदेगा, सब खराब हो जाएंगे। ऐसा मत बोलो मैडम, हम मेहनत करके दिन भर ट्रेन में चलते हैं, हमें भी तो कुछ मुनाफा मिलना चाहिए ना मैडम। अरे यहाँ कोई ऐसे ही नहीं बैठा, हम भी काम करते हैं तभी पैसा मिलता है। 40 रुपए में देना है तो दो। मैडम इस रेट में तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, मैं नहीं दे सकती। विमला की बातें सुनकर रेशमा को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में विमला से, अरे देखो तो कितने घमंड में बात कर रही है। भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। इतना घमंड हो तो व्यापार ही नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े व्यापारी भी डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट। तुम तो एक मामूली ट्रेन में संतरे बेचने वाली हो, फिर भी इतना क्या घमंड है तुम्हें? विमला कुछ बोलती उसके पहले ही ये सब कुछ देख रही रेशमा की दोस्त रानी रेशमा से, रेशमा तुम ऐसे क्यों कह रही हो? ये कोई भीख थोड़ी ना मांग रही है, ये तो मेहनत कर रही है अपनी छोटी बच्ची को कंधे पर लेकर उसका पेट भरने के लिए। आप जहाँ बैठे हो वहाँ तक आकर संतरे बेच रही है बेचारी, और तुम कह रही हो कि इतना दाम कहीं नहीं है। हम मॉल में पैकिंग के संतरे लेते हैं तो उसमें 2-3 संतरे तो खराब ही निकल जाते हैं, वो तो डबल दाम देकर खरीदते हैं ना। देखो उसके पास के सभी संतरे कितने फ्रेश है। हम जब मॉल से खरीदते हैं तो 20 रुपए का फल 40 रुपए में खरीदते हैं। पैकिंग का है तो महंगा, और ताज़ा बेचो तो खराब होता है क्या? बहन जी आप मुझे 1 डजन संतरे दे दीजिए। विमला रानी को संतरे देते हुए, बहुत सही से बात किया मैडम जी आपने, भगवान आपका हमेशा भला करे। विमला संतरे बेचते बेचते वहाँ से आगे चली जा रही थी। आगे एक लड़का सूट बूट पहनकर बैठा था। विमला उसे, बेटा संतरे ले लो, ताजे ताजे रसीले और मीठे मीठे संतरे हैं, ले लो। विमला को देखकर जॉनी, अरे, मैंने तुम्हें बुलाया है क्या? दूर हो जाओ यहाँ से। कभी तुमने अपने आप को देखा है? तुम्हारे कपड़ों से कितनी बदबू आ रही है। चलो जाओ यहाँ से। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी छोटी बच्ची को देखकर सब तुम पर तरस खाएंगे। देखो बेटा, तुम्हें संतरे लेना है तो लो, नहीं तो साफ मना कर दो। तुम हमारे हालात के बारे में नहीं जानते। अगर मुझे तरस खाकर पैसे कमाने होते तो मैं भीख मांग सकती थी। मैं मेहनत करके अपना गुजारा कर रही हूँ, किसी का तरस नहीं ले रही। जरा सोच समझ कर बोला करो। What nonsense! अब क्या मैं तुमसे सीखूं? ये सब मेरी माँ की वजह से हो रहा है। जॉनी गुस्से से उठकर आगे उसके माँ के पास जाता है और अपनी माँ शीला से, देखो माँ, ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है। मैंने आपको कितना समझाया था कि मैं इस घटिया ट्रेन में नहीं आऊंगा, लेकिन आप मानती ही नहीं। जबरदस्ती मुझे इस ट्रेन में बिठा दिया। अब देखो क्या हो रहा है मेरे साथ। संतरे बेचने वाली भी मुझे उपदेश दे रही है। मैं इस ट्रेन में नहीं आ सकता, मैं अगले स्टेशन पर ही उतर जाऊंगा। आप अभी मैनेजर को फोन करो और अगले स्टेशन पर कार भेजने को कहो। जॉनी बेटा क्या हुआ? तुम्हें किस चीज का इतना गुस्सा आ रहा है? बात क्या है बेटा? तभी जॉनी ने विमला से हुई सारी बातें अपनी माँ को बताई। जॉनी क्या तुम जानते हो
मैं तुम्हें आज जबरदस्ती ट्रेन में क्यों लेकर जा रही हूँ? क्या मुझे इतनी भीड़ में जाने का शौक है? नहीं बेटा, मैं तुम्हें जिंदगी की सच्चाई को दिखाना चाहती हूँ कि बस तुम ये जान लो कि लोग किस हालत में और कैसे अपना गुजारा करते हैं। बचपन से लेकर आज तक तुमने हमें जो मांगा वो सब हमने तुम्हें दिया। तुम्हारी पढ़ाई में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन असल जिंदगी क्या होती है ये तुम कभी नहीं जान पाए। देखो इनकी तकलीफ क्या होती है। तुम्हें उस औरत से घिन आ रही थी क्योंकि वो गरीब है और पसीने से लथपथ है। अपने बच्चों को गोद में उठाकर वो बेचारी संतरे बेच रही है। लेकिन एक वक्त था जब मैं भी तुम्हें गोद में बिठाकर फल बेचती थी। ये बात तुम नहीं जानते। जॉनी अपनी माँ की बातें सुनकर हैरान हो जाता है और अपनी माँ से, नो नो मॉम, आई डोंट ट्रस्ट ऑन यू। अगर आप फल बेचते तो हमारे पास इतना पैसा कैसे? तुम जानते हो ना बेटा, तुम्हारे दादाजी बहुत पैसे वाले थे। उनके मर्जी के बिना मैंने और तुम्हारे पापा ने शादी की थी। तुम्हारे जन्म के बाद तुम्हारी दादी हमें उनके घर लेकर गई और कुछ ही दिनों में तुम्हारे पिताजी को विदेश में नौकरी लग गई। तो वो ये कहकर चले गए कि वहाँ सब कुछ ठीक हो जाने के बाद वो हमें यहाँ से लेकर जाएंगे। तुम्हारे पिताजी के विदेश जाने के बाद तुम्हारे दादी ने हमें धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब लाचार होकर मैं आत्महत्या करने के इरादे से तुम्हें लेकर ट्रेन ट्रैक पर बैठ गई। दूर से ट्रेन आ रही थी कि तभी एक फल वाली गरीब औरत ने मुझे खींचकर बचाया। बाद में उसने मेरे बारे में सब कुछ जानकर मुझे मेहनत की राह दिखाई। उस दिन के बाद मैंने तुम्हें गोदी में उठाकर रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप पर फल बेचना शुरू किया। और अचानक से एक दिन तुम्हारे पिताजी विदेश से घर लौट आए और जब उन्हें ये बात पता चली कि हम दोनों को घर से निकाल दिया गया है, वो हमें ढूंढने लगे और एक दिन हम उन्हें स्टेशन पर मिल गए और फिर कुछ ही दिनों में तुम्हारे पिताजी हमें लेकर विदेश चले गए। भगवान की कृपा से आज हम बहुत सुखी है। माँ की सारी बातें सुनकर जॉनी की आंखों में आंसू भर आए। वो अपनी माँ से, आई एम सॉरी मॉम, मैं ये सारी बातें नहीं जानता था। मैंने इस औरत से बहुत बदतमीजी से बात की है। मैं अभी उनसे माफी मांगता हूँ। चलो बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। वो दोनों संतरे वाले को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुँच जाते हैं और शीला उस औरत को देखकर हैरान रह जाती है। विमला, तुम कितने सालों बाद दिखाई दे रही हो। अरे मैंने तुम्हें कहाँ तलाश नहीं किया। भगवान की कृपा से अब हम विदेश से आकर एक बड़े शहर में सेटल हो गए हैं। और तुम्हारी माँ, वो कहाँ है? मौसी के कारण ही तो हम खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं। मौसी नहीं होती तो आज हम इस दुनिया में ही नहीं होते। आई एम सॉरी आंटी, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी से बात की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, शायद अगर तुम वैसे बातें नहीं करते तो आज मुझे मेरे बचपन की सहेली नहीं मिलती। शीला दीदी, लगता है तुमने माँ के बारे में इसे बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया है। माँ ने बातों से तुम्हारा हौसला बढ़ाया था और तुमने उसे सुना भी था। उन्हीं बातों ने तो हमें आज जिंदा रखा है। अरे बातों बातों में तो भूल ही गई, तुम्हारे पति कहाँ है? दीदी, पिछले साल ही उनका देहांत हो चुका है। विमला, तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं तुम दोनों को अपने साथ मेरे घर लेकर जाना चाहती हूँ। अब से तुम्हारी बेटी की सारी जिम्मेदारियाँ हमारी है। मना मत करना प्लीज। चलो हमारे साथ, मेरे मन को भी शांति मिलेगी। विमला शीला के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। शीला विमला को अपने घर ले गई और शीला ने विमला को एक बड़ी ऐसी फल की दुकान लगवा दी और वहीं बैठकर अब विमला फल बेचने लगी और सभी खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, उनकी परेशानियों को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। भीमपुर नाम के गांव में रीता अपने 3 बेटे राम, श्याम, माधव और एक बेटी सुमन के साथ रहती थी। राम के बचपन में ही उसके पिताजी की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी थी। जो एक कंपनी में मैनेजर थे, उन्होंने एक बड़ा सा घर खरीदा था जो लोन पर लिया था और इसी कारण पति के देहांत के बाद रीता पर अपने बच्चों को लेकर एक बस्ती में रहने की नौबत आ चुकी थी। रीता अपने चारों बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, लेकिन घर के हालात इतने खराब थे कि वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसे अपनी आशाओं को मन ही मन दबाना पड़ रहा था। राम अपनी पढ़ाई छोड़कर एक छोटे से ढाबे पर काम करने लगा था। चारों में से सबसे छोटा बेटा माधव, वो बहुत ही होशियार था, साथ ही चालाक और स्वार्थ बुद्धि का भी था। लेकिन उसने अपने दम पर ही स्कॉलरशिप कमाई थी और उसी पर अपने आगे की पढ़ाई पूरी करने की ठान ली और वो शहर जाने की सोचता है। वो अपनी माँ से, माँ,
अब पिताजी नहीं रहे, लेकिन आप तो जानती हो मुझे स्कॉलरशिप मिली है, तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर जाना चाहता हूँ। ये बात तो ठीक है बेटा, लेकिन इसके अलावा भी तो कई खर्चे होते हैं ना। तभी बीच में आकर राम, माँ, तुम चिंता मत करो, कोई बात नहीं। पिताजी के बाद मेरे भाइयों की सारी जिम्मेदारी अब मेरी है। रीता राम को बड़े प्यार से आशीष देती है। अब दूसरे ही दिन माधव अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर चला जाता है। यहाँ राम अपने दूसरे भाई श्याम और बहन सुमन को भी स्कूल में पढ़ाई पूरी करने के लिए भेज देता है और खुद एक ढाबे पर दिन रात मेहनत करता है। इसी में 3-4 साल बीत जाते हैं। अब माधव अपनी पढ़ाई पूरी कर घर आता है और अपने भाई राम से, भैया, मुझे बैंक मैनेजर की नौकरी मिल चुकी है। अब मुझे शहर में ही रहना होगा। कुछ दिनों बाद मैं आप सबको वही लेकर जाऊंगा। माधव की बातें सुन घर में सभी बहुत खुश थे। अब माधव वापस शहर चला जाता है और अपने काम में व्यस्त हो जाता है। कुछ ही दिनों में शाम को भी शहर में अच्छी सी नौकरी लग जाती है। अब घर में बहुत ही अच्छा माहौल था, लेकिन फिर भी राम को वक्त पर काम पर जाना ही पड़ता था, क्योंकि न माधव न श्याम कोई भी घर में अपनी आमदनी से 1 रुपया भी खर्चे के लिए नहीं देता था। दिन बीत रहे थे। सुमन की उम्र अब शादी की हो चुकी थी, तो रीता राम से, राम, सुमन की अब शादी की उम्र हो चुकी है। अगर वक्त रहते कोई काम हो जाए तो अच्छी बात है बेटा। जी माँ। राम हाँ तो बोल गया था, लेकिन उसे अब पैसों की चिंता सताने लगी थी। माधव और श्याम की पढ़ाई के लिए राम ने पहले से ही सेठ जी से पैसे उधार में लिए हुए थे। राम मन ही मन, अब रीता की शादी मतलब और खर्चा, कैसे होगा ये सब। मैंने सोचा था माधव को जॉब लगते ही सेठ जी से लिए सारे पैसे उन्हें लौटा दूंगा, लेकिन माधव से पैसे मांगना मतलब नहीं, ये ठीक नहीं होगा। चलो देखते हैं, मुझे अब पहले से और ज्यादा मेहनत करनी होगी। राम वहाँ से काम करने के लिए चला जाता है। अब वो सुबह उठते ही न्यूज़पेपर घर घर पहुँचाने का काम भी करने लगा। उसने थोड़े बहुत पैसे सुमन की शादी के लिए इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। एक दिन रीता राम से, राम, सुमन को देखने लड़के वाले आने वाले हैं, आज तुम घर पर ही रहो। माधव और श्याम भी पहुँचते ही होंगे। ठीक है माँ। उस दिन माधव अपनी पत्नी श्यामा को लेकर घर आता है। उसे देख रीता और बाकी के घर वाले चौंक जाते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माधव किसे लेकर आया है। अब माधव रीता से, माँ, ये आपकी बहू श्यामा है। मैं अपने काम में बहुत ही ज्यादा व्यस्त था, और वैसे भी मैंने सोचा क्यों ना आप सबको सरप्राइज दिया जाए। माधव की ये बात सुनकर रीता को बहुत दुख होता है कि माधव ने घर में किसी को उसकी शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। थोड़ी ही देर में सुमन को देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं। सुमन को लड़का पसंद आता है और उस लड़के को भी सुमन बहुत पसंद आती है। तभी लड़के के पिताजी, रीता जी, रमेश हमारा इकलौता बेटा है और हम सब इसकी शादी धूमधाम से करवाना चाहते हैं। शादी में जो भी खर्चा होगा वो हम बांट लेंगे। रमेश के पिताजी की बात सुनते ही श्याम और माधव को लगता है कि अब सारा खर्चा उन्हें ही करना होगा, तो श्याम कुछ बोलने के लिए आगे आता है। तभी माधव, अरे भाई साहब, आप कौन से जमाने में जी रहे हैं? अरे आजकल तो लोग रजिस्टर्ड ही शादी करवाते हैं। ऐसे फिजूल के खर्चे करने की क्या जरूरत है? अरे ये आप क्या बात कर रहे हो? बड़ी शादी मतलब फिजूल के खर्चे होते हैं, और ऐसे फिजूल के खर्चे करने वाले घर में हमें हमारी बहन की शादी नहीं करवानी। तभी श्याम, हाँ, और नहीं तो क्या, ये फिजूल के खर्चे नहीं तो और क्या है। मैं तो शादी ही नहीं करूंगा। शादी मतलब बाद में भी खर्चे ही खर्चे। अपने बेटे श्याम की बात सुनते ही रीता श्याम की ओर देखने लगती है। तभी रीता माधव और श्याम से, माधव, श्याम, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? अरे उन्होंने कोई दहेज तो नहीं मांगा। हमारी भी तो एक ही बेटी है, तो बड़ी शादी में हर्ज ही क्या है? रीता की बातें सुनकर रमेश और उसका परिवार वहाँ से जाने के लिए निकलता है, लेकिन जाने से पहले रमेश के पिताजी रीता से, रीता जी, हम चलते हैं। आप लोग सोच विचार कर हाँ या ना बता देना। रीता और राम हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े थे। उनके घर से निकलते ही माधव अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से जाने के लिए निकलता है। जाते जाते वो अपनी माँ से, देखो माँ, मैं इस शादी के लिए 1 रुपया भी नहीं दे सकता। हाँ माँ, मैं भी कितनी मेहनत करता हूँ, और वो पैसे क्यों ऐसे फिजूल खर्चों के लिए बर्बाद कर दूँ? मैं भी नहीं दूंगा पैसे। श्याम और माधव घर से निकल जाते हैं। रीता, राम और सुमन को इन सभी बातों से बहुत दुख होता है। सुमन और रीता जोर जोर से रोने लगती है।
रोते रोते सुमन, माँ क्या मेरी शादी कभी नहीं होगी? मुझे रमेश जी से ही शादी करनी है माँ। राम सुमन की बातें सुनकर उसे गले लगा लेता है और सुमन से, सुमन, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तुम्हारा भाई तुम्हारी बड़ी धूमधाम से शादी करवाएगा, देख लेना, सब लोग देखते ही रह जाएंगे। राम उस रात बिल्कुल नहीं सो पाता। अब दूसरे ही दिन राम रमेश के पिताजी को फोन करता है और उनसे, जी नमस्ते, मैं राम बात कर रहा हूँ। जी कहिए। हमारी तरफ से शादी के लिए बिल्कुल हाँ है और हम वैसे ही धूमधाम से शादी करेंगे जैसा आप चाहते हो। अब राम सुमन के बड़े धूमधाम से शादी करवाता है। शादी में ना ही श्याम आता है ना ही माधव। शादी होते ही उस रात भी राम को अपने काम पर जाना पड़ता है। उस वक्त सेठ जी, राम, मेरे यहाँ काम करते हुए तुम्हें 8 साल बीत चुके हैं। अब कब तक तुम घर की सारी जिम्मेदारियों का भार अकेले ही उठाओगे? सेठ जी, अब तो मैं सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हुआ हूँ। बस आपसे लिया कर्जा चुका दूं तो गंगा नहा लूं। राम, तुम मेरे यहाँ 8 साल से काम कर रहे हो और तुम्हारे हाथ का खाना लोगों को बहुत पसंद आता है। ये देखो, यहाँ खाना बनाने वाले लोगों की प्रतियोगिता होने वाली है जिसमें मैंने तुम्हारा नाम रजिस्टर्ड करवाया है और इसके लिए तुम्हें कल ही निकलना होगा। क्या? कल ही? पर कैसे? मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचे हैं सेठ जी। राम, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हें जाना ही होगा। तुम्हारा सारा खर्चा जो भी होगा वो मैं संभाल लूंगा। ये समझ लो कि तुम्हारा बख्शीश है, तुम्हारे ईमानदारी का। कई ढाबे वालों ने तुम्हारे हाथ का खाना खा के तुम्हें उनके यहाँ ज्यादा पैसे देकर बुलाया था, लेकिन तुमने मुझे नहीं छोड़ा। राम सेठ जी की बातें मानकर शहर चला जाता है जहाँ प्रतियोगिता होने वाली थी। अब धीरे धीरे करके राम आगे बढ़ते बढ़ते प्रतियोगिता में जीत जाता है। अब राम के पास बहुत सारे पैसे आ चुके थे। वो सेठ जी से बहुत आभार मानता है। अब वो एक बड़ा सा होटल शुरू कर अपना नया घर भी खरीद लेता है। अब वो शादी भी कर लेता है। अपनी पत्नी और माँ के साथ सुखी जीवन बिताना शुरू करता है। अपनी बहन की अधूरी ख्वाहिशें भी पूरी करता है। दूसरी ओर माधव बैंक में मैनेजर था, तो वो अपनी पत्नी की जरूरत की चीजों को पूरी करने के लिए ब्लैक में पैसे लेता था और ये बात अब बैंक वालों को पता चल चुकी थी। अब माधव को पुलिस पकड़कर ले जाती है। ये बात जानते ही श्यामा भागते हुए राम के घर पहुंच जाती है और राम को सारी बात बताती है। अब रीता राम को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन राम अपने भाई को छुड़वा लेता है और अपने भाई का प्यार और बड़ा मन देखकर माधव को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दूसरी ओर शाम को भी अकेले रहना कुछ आसान नहीं होता, ये बात समझ में आ चुकी थी। अब श्याम, माधव और श्यामा तीनों भी राम, रीता और बहन सुमन और जीजा से माफी मांगते हैं और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा हमारे खराब समय में अपने भाई बहन ही हमारे काम आते हैं। लालच में आकर गलत रास्ते से कमाए गए पैसे किसी काम नहीं आते। आज नहीं तो कल वो पकड़े ही जाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अपने बड़ों और पूजनीय लोगों का आदर करना चाहिए, क्योंकि खराब हालातों में उन्होंने हमें कैसे बड़ा किया है ये बस वही जानते हैं। जिन लोगों ने हमेशा हमें अच्छा रास्ता दिखाया, अच्छी परवरिश दी, शिक्षा दी, खुद पीछे रहकर हमें आगे बढ़ाया, ऐसे लोगों का हमेशा सम्मान करो।